राम राम भाई, सारे भैया ने। और किसान आंदोलन जो है वो अभी मुझे लगता है कि एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां समाज के हर तबके को अपनी आवाज़ बुलंद करनी ही होगी। मतलब हमको बोलना ही होगा। या तो आप बोलिए किसानों के पक्ष में, और या आप बोलिए सरकारों के पक्ष में। क्योंकि एक बिल्कुल अलग थलग होकर के निष्पक्ष आप अब नहीं रह सकते, और आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। आपकी राय आएगी और समय इस बात का जवाब देगा कि आपकी बात कितनी सही थी या कितनी गलत थी। आपकी बातें ही बताएंगी कि फ्यूचर में भविष्य में आपके बच्चे किस तरह की जिंदगी जिएंगे, आप कैसी जिंदगी जिएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ये आंदोलन सरकार ने ही करवाया है, और दोनों तरफ से सरकार इसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। जैसे कि अगर मान लो किसानों को रोकने में कामयाब हो जाती है, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो सरकार पूरे समाज में ये संदेश दे देगी कि अब की बार हम मजबूत हो गए हैं, अब की बार किसान मजबूत नहीं है। अगर सरकार इनको रोकने में नाकाम रहती है तो दिल्ली पहुंचने तक या तो इस दौरान इस तरह की कार्रवाई करके और किसान आंदोलन को इसी तरह से बदनाम कर दिया जाए, जैसे कश्मीर के लोगों को किया जाता रहा है कि वो सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। जिस तरह से नक्सली बना दिया गया उन आदिवासी लोगों को जो अपनी जमीन बचाने के लिए दौड़ रहे थे। यहां भी तो यही हो रहा है ना। हर किसी को आतंकी और नक्सली बनाने का सरकार का षड्यंत्र पूरे जोर शोरों पर है। आप भी अगर अपने लिए कोई आवाज उठाओगे, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाओगे, तो आपको भी ये कह दिया जाएगा कि कोर्ट में जाइए, आवाज मत उठाइए, क्योंकि आवाज उठाने को ये लोग राजनीति करना बोलते हैं। और राजनीति में सारे गंदे और वाहियात और चोर लोगों को बुला करके लोगों में राजनीति के प्रति नफरत फैलाते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ का जो जीत है वो सरकार की हो गई। फिर अगर इन केस ये सारे कामों में भी सरकार नाकाम रहती है, उस केस में भी ये लोग क्या कर सकते हैं कि दिल्ली पहुंचने के बाद थोड़ा सा इसका उग्र रूप दिखाएं और उसके बाद सरकार कह दे कि भाई हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। वो ये ऑलरेडी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि एमएसपी देने में सरकार को क्या फर्क पड़ता है। सरकार तो पैसे, आप तो एमएसपी पैसों में मांगते हो ना, और सरकार तो पैसों को अब आजकल डिजिट में कन्वर्ट कर रही है, तो उनको डिजिट ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है। और ये कौन बोल रहा है? क्या नेता बनने की कोशिश कर रहे हो? अभी करते हैं, चलो तुम्हारा भी हिसाब किताब करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि सरकार जो है वो ये कह दे कि भाई हम तो एमएसपी देने के लिए पहले से ही हमारा तो वायदा था और हम तो अपने वायदे के पक्के हैं, और फिर आईटी सेल लग जाए और किसानों का जो उनके बीच, उनके दिलों में, उनके दिमाग में और समाज में जो गुस्सा है समाज के हर अंग में सरकार के प्रति, वो गुस्सा किसी तरह से निकल जाए। एक बार दिमाग से गुस्सा निकल गया तो उस गुस्से को फिर इस्तेमाल कर लिया जाए जो 2024 का चुनाव है उसमें। ये कितना कमाल की स्ट्रेटजी इन लोगों ने अपनाई है। अभी इस वक्त मैं वहीं से आया हूं, चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही है किसान नेताओं के साथ में प्रशासन की, और उस मीटिंग में अभी सीएम भगवंत मान भी आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया। और मैं जब बात कर रहा था अपने किसी साथी से, तो मैं बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना उस मीटिंग के अंदर, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऑलरेडी तय करके वो लोग आए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री सीधा कभी नहीं आता है, जब किसी बात पर सहमति हो जाती है उस सहमति को सिर्फ अनाउंस करने के लिए आता है और कहने को मीटिंग की जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम कुछ इस तरह की रणनीति देखने को मतलब मिले आप लोगों को और हम लोगों को, कि
किसानों को दिल्ली की तरफ जाने के लिए रास्ता थोड़ा बहुत दे दिया जाए या कोई और रणनीति दिल्ली की तरफ जाने की वो अपनाएं। बट इतना तो तय है कि जिस तरह से सरकारों ने चारों तरफ से बॉर्डर्स को सील किया है, अगर ऐसा ही बॉर्डर्स अगर देश की सीमाओं पर होता तो चाइना हमारे देश में 100-100 किलोमीटर तक अंदर नहीं घुस पाता। चाइना के नए टेंट, नए स्कूल, नए गांव नहीं बस जाते अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर यही हाल बॉर्डर्स पर कर दिया होता। पाकिस्तान की तरफ से हमारे नौजवान नहीं मारे जाते, हमारी सेना के नौजवान नहीं मारे जाते अगर ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाता जैसा इंतज़ाम यहाँ एक स्टेट के लोगों को रोकने के लिए किया जा रहा है। सरकार को बहुत अच्छे से मालूम है पूरी सीआईडी के माध्यम से कि किस एरिया के लोगों का मिजाज कैसा है और उसी मिजाज का ये लोग इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि यदि इन लड़ाके लोगों को थोड़ा सा उकसा दिया जाए तो ये किसी भी लेवल पर, किसी भी कीमत पर फिर अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते हैं। ये गुरु की फौज है, ये रुकने वाली वैसे भी नहीं है। दिल्ली के लिए अगर निकल गई तो निकलेगी। अब किसान नेताओं के नाम पर दो ही चेहरों का नाम सारे के सारे चैनल्स पर लिया जा रहा है। ये कौन से चेहरे हैं, इनका भूतकाल कैसा रहा है, पिछले आंदोलन में इनका रोल क्या था और पिछले आंदोलन से क्या सबक लिया, ये सब हम रिसर्च करने का काम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है। टीवी पर पिछले आंदोलन में जिनको हीरो बनाया गया या रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, वही रिप्रेजेंटेटिव अब की बार इसका चेहरा बनने हैं। और ये मैं आपको पिछले आंदोलन में भी बोला करता था कि किसानों का प्रतिनिधित्व किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करवाएंगे जो पूरी बात किसानों की रख सके, क्योंकि पूरी बात रखने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय कोई चैनल दे नहीं रहा था। और इसीलिए हर नेता ने ये मना कर दिया था कि 2 मिनट में हम बात नहीं कर पाएंगे। आधे घंटे के शो में 5 लोग बोलने वाले होते हैं, 2 बार 3 बार एडवर्टीजमेंट्स आ जाती है, उसमें एंकर का भी समय होता है। एक बंदा आरएसएस का आएगा, एक सरकारी की तरफ से आएगा, एक बीजेपी की तरफ से आएगा। 3 लोग तो इन्हीं के हो जाते थे और चौथा एंकर भी इन्हीं का हो जाता था। तो जो किसानों के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति था उसको 10 मिनट के एक स्लॉट में मात्र 2 मिनट मिलते थे, और 2 मिनट में आप कितने तो किसान कानून बता सकते हो, कितनी बाकी चीजें बता सकते हो, ये आप सब लोग समझदार हैं। तो इस तरह से ये एक पूरा का पूरा एक रणनीति बनाई सरकार ने कि चुनाव के दौरान एक ऐसा एक मूवमेंट खड़ा किया जाए जिसमें लोगों को उकसा करके और उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया जाए। अब यहाँ से बहुत सारे लोगों के साथ सरकार प्रॉमिस करके उनको टिकट देने का लालच दे करके इस आंदोलन को खत्म करवाने की साजिश भी रच सकती है। साथ ही साथ जैसे जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य अपने भाई अक्षय नरवाल को सरकार ने जिस तरह से जातियों के साथ गिरफ्तार किया, ऐसे ही सैकड़ों युवाओं के ऊपर उन्होंने केस किए हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। उस गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे ट्रैक्टर्स, बहुत सारे वाहन, गाड़ियां, मोटरसाइकिल जब्त करी और कुछ लोगों की, कुछ किसान नेताओं की गाड़ियों को पुलिस ने तोड़ भी दिया। अब ये भी उसी का एक हिस्सा है। अब कमाल की बात तो ये है कि यदि हमारे किसान नेता उस गाड़ी को रिकवरी के लिए वापस सरकार के ऊपर डालेंगे तो वो आंदोलन करने वालों के ऊपर ही इसका ठीकरा फोड़ने वाले हैं। तो अब आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अब जब ये हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने केस करने भी शुरू कर दिए हैं, उनको जेल में डालना भी शुरू कर दिए हैं। ये बात अगर आपको ध्यान हो, हम ट्रेनिंग में बहुत पहले भी बताते रहे हैं और जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग्स में भी बताते रहे हैं कि इनका गेम प्लान ये है कि चुनाव तक हर उस व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दें जो भी सरकार की पोल खोलता है और सारी बातें जनता को बताता है, या जिसको सरकार एक लीडरशिप के जिसको जनता एक लीडरशिप के तौर पर देखती है, ताकि चुनाव तक वो लोग बोलने वाले अंदर रहें और कोई एक विरोध का स्वर ना दिखाई दे जनता के अंदर, और जनता को ऐसा लगे कि कोई भी इनके विरोध में खड़ा नहीं है तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो इन्होंने ईवीएम से सेटिंग कर रखी है, उस ईवीएम की सेटिंग का ये भरपूर फायदा उठा करके सरकार के लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक परेशान है।
सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां के लोग परेशान हैं, सारे के सारे एनजीओज परेशान हैं, सारे सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है, रेडी पटरी वाला दुखी है, होटल का जो डिपार्टमेंट है, वो होटल का जो एक पूरा का पूरा चेन है, होटल चेन, वो सारी परेशान है, और ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। इधर चले जाओ, छोटे टैक्सी वाले परेशान हैं। आगे चले जाओगे, स्कूलों का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है, आपके सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जुडिशरी का क्या बुरा हाल है वो आपको सब मालूम ही है। लोगों को कर्जे में दबे रह करके उनकी घरों की कुर्कियां की जा रही हैं। इधर से किसान बेहाल है, समाज का एक तबका भी खुश नहीं है, और कोई बोले ना ऐसा इंतजाम ये कर रहे हैं ताकि जो ईवीएम की सेटिंग है उसको जस्टिफाई कर सकें कि ये तो माहौल ही ऐसा था। असल में माहौल कुछ भी नहीं है। असल में सिर्फ बोलने वाले लोग निकल करके लोगों को जोड़ें तो सबको एकजुट किया जा सकता है। अब वो कितना समय लगाएंगे, कितना समय लेंगे, वो एक दूसरे को जुट करेंगे नहीं करेंगे, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन क्योंकि हर तबका परेशान है तो इनको केवल एक ही काम करने पे फोकस करना है कि लोगों की आवाज दूसरे लोगों तक ना पहुंच पाए, कि कहीं बोलने वाले लोग एक दूसरे से मिल ना लें। और यही कारण है कि पंजाब को हरियाणा में एंट्री नहीं दी जा रही है। और अब हरियाणा के लोगों के लिए भी अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी दीवारें इन लोगों ने खड़ी कर दी हैं। अब हरियाणा के अंदर भी आंदोलन उग्र होने वाला है। दूसरे तबके को भी आकर के आंदोलन की सपोर्ट में आना होगा, और यह आंदोलन जैसे पिछली बार नेताओं के हाथ से निकाल करके जनता के हाथ में चला गया था, वैसा ही इसका रूप बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों को एक ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि सरकार को अपने गांव में ही ना घुसने दिया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर, उसकी हमारे गांव में बिल्कुल जरूरत नहीं है। आशा वर्कर की हमारे गांव में बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकारी टीचर्स जब से आए हैं, आपके बच्चे बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं। पुलिस महकमा गांव के अंदर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और तमाम तरह के ऐसे लोग अपने गांव में ही सेवा दे सकते हैं, जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है वहां पर काम करने के लिए, चाहे वाटर वर्क्स का है, चाहे बिजली का है, चाहे आपके शुगर मिल हैं, चाहे और डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में अपने गांव को ही अपना अधिकार लेकर के वापस अपनी मलकियत साबित करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि सरकार को सरकार मानने से मना करने के अलावा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक असहयोग आंदोलन और इस तरह के आंदोलन करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो खटखट टोल पर या खनौरी बॉर्डर पर जनता सरकार मोर्चा अपना एक परमानेंट टेंट लगाने का प्लान कर रहा है, अगर पंजाब को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो, ताकि एक बॉर्डर पर उधर से वो लोग अपनी बात रखें और एक तरफ हम अपनी बात रखें, और दोनों तरफ के लोग एक आंदोलन को ऐसा ही एक रूप बना लें, और उसके बाद एक रणनीति तय हो कि किस तरह से उस साझी एक कॉल जाए पूरे हरियाणा में भी, पूरे पंजाब में भी। वो टोल फ्री होने के पूरे चांसेस हैं कि अभी हरियाणा और पंजाब के सारे टोल्स मतलब फ्री कर दिए जाएंगे, और अब की बार ऐसे फ्री ना किया जाए। मैं समझता हूं टोल के आसपास के लोग वहां बड़े बड़े बैनर्स लगाएं कि ये किसान आंदोलन के समर्थन में है, और जो लोग इनका फ्री फायदा उठा रहे हैं वो लोग किसान आंदोलन को सपोर्ट करें। और इस तरह से तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग जगह से आ रही हैं, और मुझे लगता है कि सरकार इसमें एक ही चीज़ चाहती है कि किसी भी तरह ये आंदोलन उग्र हो और ये केओस की स्थिति आए। गृह युद्ध की जो स्थिति ये लोग लाने की प्लान कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम बहुत पहले से करते आए हैं, वो एक गेम प्लान है इनका कि ऑर्डर आउट ऑफ केओस निकाले। बाकी जो आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा एक प्रोसीडिंग आई थी, जिसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा किस कंपनी से मिला है, इसकी सारी जानकारी एसबीआई को बोला है, और आरबीआई को कि सारी जानकारी
वो इलेक्शन कमीशन को दे और 13 मार्च से पहले पहले दे, और उसके बाद में वो जानकारी पूरी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हो, ताकि देश के लोगों को पता चल सके कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, जिसको ये लोग गुप्त रूप से छुपा रहे थे। एक साथी ने बोला था इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में बताइएगा। असल में क्या है कि सरकार ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो हल्फनामा दिया, उसमें सरकार ने ये दलील दी कि हमने इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का काम के थ्रू ये चंदा लेना शुरू किया है ताकि हम लोग लेजिटिमेट तरीके से ले सकें और सारा पैसा बैंकों के थ्रू हो, अकाउंटेड हो कि किसने किसको कितना पैसा दिया है। अब इसमें एक गेम खेला इन्होंने कि ये अनोनिमस है। अनोनिमस का मतलब ये रहेगा कि एक गुमनाम बंदे ने चंदा दिया है, आया बैंक के थ्रू है, बैंकिंग के थ्रू है, यानी एक नंबर का पैसा है, व्हाइट मनी है, लेकिन हम उसका नाम पब्लिक में नहीं दे सकते। और इसमें एक क्लॉज डाल दिया जिसमें सरकार ने बड़ा खेल खेला कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जानकारी नहीं ले सकती कि किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिला, लेकिन जांच एजेंसियां ले सकती हैं। तो जांच एजेंसियां तो डायरेक्टली सरकार के अंडर है, और सरकार जिस पॉलिटिकल पार्टी की होगी उस पार्टी के पास तो सारा खबर होगी। तो चंदा देने वाला कौन है दूसरी पार्टियों को, उनको टारगेट कर दिया जाएगा, और उनको टारगेट करके उनका पीछे से सपोर्ट, यानी जैसे कि जो सेना जो जिस तरह से प्लान बनाती है कि जब दुश्मन की सेना पे अटैक करना हो तो उससे पहले इस बात के ऊपर रणनीति बनाई जाती है कि दूसरी सेना को, दुश्मन सेना को जहां से रसद मिल रही है, जहां से ऊर्जा मिल रही है, जहां से पानी मिल रहा है, जहां से बैकअप मिल रहा है, उस बैकअप को काट दिया जाए। तो दूसरी पार्टियों का बैकअप काट दिया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, और अपना उसको मजबूत किया जाए, ताकि ऐसा लगते कि जैसे सारे ही मतलब सब लोग केवल एक ही पार्टी को चंदा देते रहे। और उसका एक पूरा का पूरा डिटेल आया था। हजारों करोड़ रुपया इस पॉलिटिकल पार्टी ने 2018 से लेके अब तक कमाया है। दूसरी पार्टियों को तो मुझे लगता है 1000 करोड़ भी टोटल नहीं मिला होगा। और एनी हाउ ये तो अब आंकड़े आएंगे 13 मार्च तक, वो सब पता चल जाएगा। अभी फोकस आपको किसान आंदोलन पर करना है, और अगर किसान आंदोलन के अंदर हमको अपना रोल अदा करना होगा तो मुझे लगता है आप जहां जहां भी हैं वहीं पर आप अपने स्टिकर्स बनवा सकते हैं, आप किसानों के डिमांड्स का समर्थन कर सकते हैं, आप अपना भी एक आंदोलन शुरू कर सकते हैं, आप अपनी भी आवाज एक बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी कोई तबका है। आप दुकानदार हैं तो आपको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है इसकी रिसर्च कीजिए कि कैसे बड़ी बड़ी उन कंपनियों को जो ई कॉमर्स में एंटर कर चुकी हैं, और जो आपके डिपार्टमेंट में एंट्री कौन सी कंपनी ने की है, जैसे रिटेल के अंदर रिलायंस ने एंट्री की है, फूड प्रोसेसिंग में अडानी कर रहा है, आप एनर्जी में अगर डील करते हो तो उसमें अडानी घुसा हुआ है, आपका सड़क आपका ठेकेदारी थी तो ठेकेदारी को भी इन लोगों ने आउटसोर्सिंग अब इस लेवल पे कर दी कि बचत इतनी नहीं है, केवल कंस्ट्रक्शन का काम वही कंपनियां कर रही हैं। स्टोरेज हाउसेस का काम कौन कर रहा है, और खेती के अंदर डेटा का कौन काम कर रहा है, जो पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी की कंपनियां कहां पर चली गई हैं। तो आप इस तरह से अपने अपने एरिया में रिसर्च कीजिए और देखिए कि आपको बर्बाद करने में किन कंपनियों का हाथ है, और उन कंपनियों के ऊपर सरकार की क्या क्या मेहरबानी पिछले 8-10 सालों में रही है, पिछले 15 साल में भी देख सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। किसान का कितना कर्जा इन लोगों ने माफ किया है और कितने प्रॉपर्टीज को इन्होंने नीलाम किया है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आप अपने उन बड़े उद्योगपतियों का कितना चंदा मतलब कितना कर्जा माफ कर दिया है, राइट ऑफ ही कर दिया है, ताकि उनको दूसरा चंदा भी जल्दी से, दूसरा लोन भी जल्दी से मिल सके। तो कर्जा किनके ऊपर चढ़ाया जा रहा है, जमीनें किनकी छीनी जा रही हैं, गांवों कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, आप अपने लेवल पर आवाज बुलंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। देखिए, मैंने पिछले आंदोलनों में और इसमें इस समय में, चाहे ये लॉकडाउन का समय रहा हो, चाहे महामारी के दौर का समय रहा हो, झूठी हो या सच्ची हो वो तो आप लोगों को मालूम ही है, उस दौर में देख लीजिए और आज इस पिछले किसान आंदोलन से लेकर इस किसान आंदोलन तक
आपको एक बात तो मालूम पड़ गई होगी कि जो हमारी किताबें छापता है, जो हमारे अखबार छापता है, जो कि पूंजीपति है, वही हमारा इतिहास लिख रहा है। इतिहास हम नहीं लिख रहे हैं। तो हम गुलाम थे कि नहीं थे, ये भी इतिहास में उन लोगों ने ही लिखा जिन लोगों ने हमारे लिए किताबें लिखी। आज हमारे सामने ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि हम कभी गुलाम थे ही नहीं, हमारे ऊपर गुलाम मानसिकता को थोपा गया और अब हमको गुलाम किया जा रहा है। मानसिक गुलामी, पहले शारीरिक गुलामी को गुलामी बोला करते थे, अब मानसिक गुलामी आ रही है। और वो मानसिक गुलामी आपके मोबाइल के जरिए आ रही है, आपके टेलीविजन के जरिए, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, और खास तौर पे अब सरकारों ने आपके ऊपर पाबंदियां इस तरह की लगा दी हैं कि हमको लगता नहीं है कि हम गुलाम हैं, लेकिन हम गुलाम हैं। और जो लालच और डर से परे है बंदा, उसको साफ दिखाई देता है कि डरते हुए सड़क पर चलना ही गुलामी होती है। कहीं सीसीटीवी कैमरा ना देख ले, कभी चालान ना हो जाए। 30,000 रुपए की आपकी एक्टिवा है और सेकंड हैंड ली थी और उसका 2 लाख रुपए का चालान आ गया है। बिजली इस्तेमाल इतनी की नहीं, जिंदगी में इतनी कमाई नहीं है, और 5-5 लाख रुपए का आपके घर बिजली का बिल आ जाता है। और उसके बाद कहते हैं पहले भर दो, बाद में एडजस्ट होता रहेगा। और इस तरह के तमाम कानून जो आपको मालूम होता ही है, आपको तो मालूम है, जो हम लगातार बात करते रहते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है। तो अभी मोटे तौर पर आपका क्या काम है कि लिखना शुरू कीजिए। आप थोड़ा लिखिए, ज़्यादा लिखिए, कैसा आपको लगता है। आपको उन हालात पर नज़र रख के आपको कहाँ कहाँ की खबरें आपके पास हैं, क्या करना चाहिए किसानों को, दूसरे तबकों को अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करनी चाहिए, उनके साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं, आपका क्या रोल इसमें हो सकता है। आप अपने एरिया में ही शुरू कर सकते हैं या आप दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो अभी कल का क्या रहता है, किसकी क्या कॉल रहती है, सारे संगठनों को साथ आना ही होगा। और मुझे लगता है कि पहले ये, अगर किसी को लगता है कि ये एक ही संगठन जो है इस आंदोलन को जीत सकता है, तो वो अभी तक उन्होंने, उस संगठन ने देख ही लिया होगा कि लोगों की ऊर्जा का इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है। और बाकी लोगों को लगता है कि सबको साथ आना चाहिए, तो फिर ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाना चाहिए। और अगर जन आंदोलन होगा तो जहां जहां हम आंदोलन करेंगे वहां अपनी अपनी मांगे हमको उठानी पड़ेंगी। किसानों के साथ किसानों की मांग हम उठा रहे हैं, और किसानों से ये गुजारिश की जाए कि हमारी मांग आप उठाइए। तो अलग अलग गांव जो जो अपनी डिमांड्स मांगे हुए हैं, वो इस किसान आंदोलन में भी सपोर्ट करना शुरू करें। रही बात आने वाले वक्त में चुनावों की, कि कौन लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, कौन लोग किस तरह का उनका स्टेप क्या रहेगा। और ममता जी ने पूछा है कि अक्षय को रिहा करवाने के लिए जेएसएम का क्या कदम रहेगा। अभी देखिए ममता जी, इसमें क्या है कि जेएसएम का रोल इसके अंदर यही रहेगा कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब किसान आंदोलन में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा उनकी रिहाई का कि किसान आंदोलन किस तरफ रुख करता है। जो पिछले किसान आंदोलन हुआ था उसमें जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, वो मुकदमे आज भी चल रहे हैं। आज भी वहां बैठे इस पर चर्चा हो रही थी कि उनका क्या होगा। और रही बात रिहाई की, तो उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उसके हिसाब से उनको अभी जमानत मिलने में समय लगेगा। और उसके लिए जितनी एक व्यक्तिगत और संगठनात्मक तौर पर भी इसके अंदर, अभी उन लोगों ने इसको किसान आंदोलन का मसला बनाया है, और जो आरोप लगाए हैं पुलिस ने, जो धाराएं लगाई हैं, वो ऐसी नहीं है कि वो आंदोलन करके उनको रिहा कर लिया जाए। अभी क्योंकि सेंटिमेंट बिखरे हुए हैं, नहीं मालूम है कि किसको क्या करना चाहिए, तो एक मंच जो लगाने का प्लान चल रहा है खनौरी बॉर्डर पर या फिर खटकर टोल पर, वो इसीलिए चल रहा है कि अक्षय भाई को रिहा कराने के लिए हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो एक जगह पर हम सारे जेएसएम को इकट्ठा करके कर सकते हैं,
या उसके बाद वहाँ जितने लोग आते हैं उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए कि वहाँ के डेप्यूटी कलेक्टर को हम लोग घेरते हैं, या फिर हम लोगों को विधानसभा घेरनी होगी, या हमको कोर्ट में जाना होगा। ये तो समय बताएगा जैसे प्रोसीडिंग आएगी। तो अपनी तरफ से वहाँ जो साथी हैं, सुशील भाई है, चाहे संदीप भाई हैं, या जो जींद एरिया के जो साथी हैं, वो इसमें लगातार नज़र भी बनाए हुए हैं और बात भी कर रहे हैं कि क्या किया जाए। और आज की मीटिंग के बाद, कल के निर्णय के बाद, जैसे ही गांव से लोग निकलेंगे उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आएंगे, ये आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। और अगर पूरे देश में कोई कॉल दी जाती है, जेएसएम के लिए कोई बड़ी कॉल आती है, तो उस केस में भी हम लोग आपको कॉल देंगे, आपको बताएंगे। तो उस टाइम पर भी कहाँ से कितने लोग आते हैं, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम कितना बड़ा स्टेप उठाने में इस टाइम पे सक्षम हो गए हैं। और क्योंकि ये लड़ाई जब हमने लड़नी शुरू की थी, तो मेरे ख्याल से हमने तो ये कहा था कि जिन लोगों को डर नहीं लगता है, जिन लोगों को जो जेल जाने के लिए तैयार हैं और जो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, वो लोग जेएसएम के साथी हैं। तो अपनी कोशिशें तो रहेंगी कि हम लोग जल्दी से जल्दी अक्षय भाई को रिहा कराएं और उनको बाहर लेकर के आएँ। उसके लिए वकील चाहे बड़े करने पड़े, उसके लिए दूसरे आंदोलन अगर रास्ता होगा तो आंदोलन, और अगर दूसरे कोई कदम होंगे तो उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन ये तो साथी सारे मिल करके ही इस पर किया जा सकता है। तो जो भी मीटिंग में फैसला होगा वो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। बाकी बहुत जल्दी हमको सरकारों के नियंत्रण से बाहर आना होगा, और उसके लिए हमको अपनी स्वाधीनता, अपना स्वराज तो घोषित करना ही होगा। आपके हमारे पास कोई रास्ता है नहीं अगली पीढ़ियों को आज़ाद रखने का, कि हम इनके इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का भांडा फोड़ करके इसको मतलब इससे मुक्त हो जाएं। और इस मुक्ति के लिए हमको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कुछ लोग ये पांडे जी अभी बोल रहे हैं कि यूएलसीटी धारण करो। यूएलसीटी आप अकेले धारण कर लो, फिर भी सारी चीजें इस्तेमाल तो इन्हीं की कर रहे हो ना। हमको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी तब हमें किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको क्या धारण करना है। तब हमें केवल डिक्लेयर करना है कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये पकड़ो तुम अपने कागज, ये पकड़ो तुम अपनी खैरात, और हम अब अपने मर्जी से जिएंगे और अपने निर्णय हम खुद लिया करेंगे। तो ये एक मतलब बड़ी डेवलपमेंट होगी जब हमारे पास लोग होंगे इस लेवल पर डिसीजन लेने के लिए। बड़ी बड़ी डींगे मारने वाली बातें हम लोग करते नहीं हैं जेएसएम वाले। हम उतनी ही बात करते हैं जिस पोजीशन पर जितनी ताकत हमारे पास होती है, और जैसे ही ये ताकत आएगी हम लोग ऐलान कर ही देंगे। इसमें तो आप लोगों को पूछने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, और सभी साथियों को पता है जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट किया है। बाकी अभी कुछ चीज़ें डाउन हुई थी पीछे, जैसे कि कर्ज मुक्ति वाला जब पूरा का पूरा एक प्रकरण चला, और इस पे जब हम आगे आए तो किस तरह से अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, अलग अलग एंगल से बातें आने लगी। वो बातें ने बड़ा अच्छा सबक दिया हम लोगों को कि कौन लोग हैं जो जेएसएम में किस मकसद से जुड़े थे और क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। वो उन पर भी नज़र आपको पैनी बनाए रखनी होगी, और समय समय पर इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। आप इस पे क्या राय देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। किसानों को क्या करना चाहिए ये भी लिखिए, ताकि बात जाए लोगों तक। और आपका क्या योगदान रहेगा इसके अंदर। आपने मतलब इस तरह से नहीं कहना है कि हमारा तन मन धन से पूरा सहयोग रहेगा, बल्कि आप उसमें बताइए कि आपका रोल क्या रहेगा, यानी आप क्या योगदान दे सकते हैं, आप वहाँ कितना समय दे सकते हैं। आप कवि हैं तो आप उसके लिए कविताएं लिख सकते हैं, आप संगीतकार हैं तो एक संगीत डिज़ाइन कर सकते हैं, आप डिज़ाइनर हैं तो उसके लिए पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप खबरें पहुंचा सकते हैं, आईटी टीम में हैं, आप कॉलिंग में हैं, आप दूसरा और कोई काम जो कर सकते हैं। और आप अभी तक जनता सरकार मोर्चा से नहीं जुड़े हैं तो आप 9518170000 पर मिस्ड कॉल भी कर दें, बाकी के साथी नंबर लिख भी दें, ताकि जो नए साथी जुड़े हैं उन तक बात पहुंच जाए। और इसको शेयर भी करें ताकि मालूम पड़ जाए लोगों को, और देखते रहना कि नज़र बनाए रखते हैं कि हो क्या रहा है। इसी आईडी पर मैं भविष्य में लिख कर या जैसे भी जानकारी देता रहूँगा, लेकिन इसमें आपको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी रीच को घटा देते हैं।
हम जानबूझकर इस तरह की भाषा या अग्रेशन नहीं शो कर रहे, क्योंकि उससे ये फिर ऐसा ना होता है एक आदमी के पास भी इसके नोटिफिकेशन नहीं जाते। तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों तक खबरें पहुंचाए रखने का। हमको मालूम है आने वाले टाइम में इंटरनेट को ये लोग बैन करेंगे, तो जब मोबाइलों को भी बैन करेंगे तो हमें एक दूसरे तक कैसे पहुंचाना है। मैं पहले दिन से अपनी ट्रेनिंग्स में भी जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों को बताता रहता हूं कि भाई हमको एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें सरकार के ऊपर निर्भरता ना हो। और कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर फिर कभी चर्चा की जाएगी। आज की जो लाइव है ये बहुत बड़ी ना हो जाए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग जुड़े रहे, और लोगों तक पहुंचाइए ज़रूर इस बात को, और बताइए कमेंट करके कि किसानों को क्या करना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना सही रहेगा। और आपके एरिया में अभी क्या हालात हैं, क्या वहाँ बातचीत है, लोगों में कोई जा रहा है, कोई उनको समझा रहा है, या अभी भी सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है जैसे सरकारें चाह रही हैं, या लोग अपने लिए कुछ बोलना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, और कितना करेंगे, कब करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, और समय के गर्भ में इनका जवाब होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।